आशुतोष जी, आप बड़े ध्यान से राजीव तुली जी की बातें सुन सुनकर मुस्कुराए जा रहे हैं। संघ का ये जो संदेश है, क्या संकेत पड़ रहे हैं इसमें आप? नहीं, मुझे लगता है कि राजीव तुली जी एक बहुत ही जिम्मेदार आदमी है और दिल्ली में जो आरएसएस की स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसके मेंबर भी हैं। हाँ। इसलिए मैं उनकी बातों को बड़ी गंभीरता के साथ ले रहा था। अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक होता तो उनकी बातों को अभी उसका मेंबर नहीं हुआ, अभी नहीं है, पहले थे। ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखिए मेरे पास उसका पड़ा हुआ है। आशुतोष जी, पिछले 3 वर्ष से मैं नहीं हूं। जैसे 3 वर्ष पहले आप भी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़कर बाहर हुए थे और अब आप आम आदमी पार्टी से नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक और स्वतंत्र पत्रकार हैं। वैसे मैं भी राजनीतिक विश्लेषक हूं और स्वतंत्र कॉलम। दोनों की बातों को एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट के तौर पर हम ले लेते हैं। आगे बढ़ते हुए मुद्दे पर आ जाते हैं। आशुतोष जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन चूंकि जब मैंने गूगल किया तो वहां पे ये बात आई, इसलिए मैंने इस बात को आपके सामने रख दिया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, 2 बातें हैं। अगर चित्रा जी आप लगातार दूसरे तीसरे दिन इस मसले पर डिबेट कर रही, इसका मतलब यह है कि जो आपकी और आज तक की जो एडिटोरियल समझ है वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ गड़बड़ है। अन्यथा डिबेट नहीं होती। अगर सब कुछ सही होता तो। मेरा अपना स्पष्ट तौर पे मानना यह है कि आज की तारीख में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये 2 धड़ों में बटे हुए हैं। एक नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, और दूसरा मोहन भागवत के नेतृत्व वाली बीजेपी और आरएसएस। इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति है, क्योंकि इंद्रेश कुमार भी कोई मामूली आदमी नहीं है। वो भी आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इसलिए उनकी बातों को किनारे कर देना और उसको अहमियत न देना, मुझे लगता है ये थोड़ा सा चीजों को लिपापोती करने वाली स्थिति होगी। मोहन भागवत जी को जितना मैं जानता हूं, पिछले 10 सालों में वो के सुदर्शन जी की तरीके से बहुत बड़बोले नहीं है। वो बहुत नाप तोल कर, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। और आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो रागात्मक रिश्ता था उसमें किसी तरीके की खटास या दरार नहीं दिखाई पड़ रही थी। अगर मोहन भागवत को इस तरीके की बयान देना पड़ा, और 3-4 बार अपने भाषण में पूरा सुना, उन्होंने लगातार चुनाव का जिक्र किया कि चुनाव 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 चुनाव। इसका मतलब चुनाव के संदर्भ में वो बात कर रहे थे। वो कह रहे थे मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। वो प्रतिपक्ष की बात कर रहे थे, वो सहमति की बात कर रहे थे, वो अहंकार की बात कर रहे थे। वो पूरी तरीके से 2024 में 4 जून को जो नतीजा है उसके संदर्भ में बात कर रहे थे। और अगर उसके संदर्भ में बात नहीं कर रहे थे तो आप भी डिबेट नहीं करते और मैं भी इस पे नहीं करता। स्पष्ट बात यह है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को यह बात अखर गई है। 2 चीजें, एक कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी मात्र संगठन को पूरी तरीके से त्याग करने की स्थिति में पहुंच गया है। जो बयान जयप्रकाश नड्डा जी ने दिया था कि इंडियन एक्सप्रेस को, तो सक्षम हो गए हैं। दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो मंतव्य है उसमें कहीं टकराव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना हो सकता है। आरएसएस का अगला लक्ष्य किसी को प्रधानमंत्री बनाना नहीं, बल्कि हिंदुओं की एकता है। ये उनका सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है। और अगर उस सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट में कहीं भी अगर उनको लगता है कि दिक्कत पैदा हो रही है तो वो फिर चेताने का काम करते हैं। और अगर आदमी नहीं चेतता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बहुत धीरे से करीने से अपने आप को विड्रॉ करनी शुरू कर देती है। और जब विड्रॉ करनी शुरू कर देती है तब फिर वही हालत होती है जो भारतीय जनता पार्टी को 1984 में हुआ था। तो ये बहुत ही गंभीर सवाल है। और ये सवाल मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में ऐसी स्थिति पैदा हुई है जहां 2 स्पष्ट धड़े हैं। एक जो बीजेपी मोदी के साथ है, दूसरा जो आरएसएस और मोहन भागवत के साथ है। इन दोनों के बीच में टकराव आने वाले दिनों में बीजेपी की राजनीति और देश की राजनीति को संचालित करेंगे और उसको व्याख्यायित और विस्तारित। कंचन यादव जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, विशाल मिश्रा जी, लेकिन मुझे लगता है राजीव तुली जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। राजीव जी। नहीं, मैं आशुतोष जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। 2 धड़ों वाली जो बात है, आप देखिए, संघ ने गांधीयन सोशलिज्म से लेकर के और दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद तक का पूरा सफर भाजपा का देखा है। और उसमें कहीं भी जिस प्रकार की बात अभी आशुतोष जी ने कही कि 2 धड़े हैं संघ में भी और भाजपा में भी, तो संघ और भाजपा का मुझे बहुत अधिक मालूम नहीं क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है। संघ में किसी प्रकार का कोई धड़ा नहीं है। एक ही धड़ा है जो केवल हिंदू राष्ट्र की और हिंदू राष्ट्र की परम वैभव के लिए काम कर रहा है। जो उन्होंने कहा सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है, हिंदुओं की एकता संघ का सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है। उस सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट में 140 करोड़ की जनता आती है। तो संघ का इसलिए जो उन्होंने पक्ष, विपक्ष, प्रतिपक्ष, ये तीनों शब्दों का जो इस्तेमाल किया है, तो हम उनको भी अपनी परिधि में ही मानते हैं।
जो भी इस भारत भूमि पर रहते हैं, मैं उसका उदाहरण देता हूं। जब नॉर्थ ईस्ट में या मीनाक्षीपुरम में ये 2 धर्म परिवर्तन की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, उस समय इंदिरा गांधी जी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए, अभी जहां विवेकानंद शिला केंद्र में जाकर के प्रधानमंत्री जी ने साधना की, वह विवेकानंद केंद्र के लोगों को बुलाकर के कहा कि नॉर्थ ईस्ट में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ये ठीक नहीं है, आप उसको वहां रोक सकते हैं, आप रोकिए। एकनाथ जी रानाडे को उन्होंने कहा और उन्होंने जाकर के वहां पर विवेकानंद विद्यालयों की स्थापना की। तो संघ कभी भी राष्ट्र हित में, देश हित में, हिंदुओं के संगठन, संरक्षण और संवर्धन के लिए किसी भी राजनीतिक दल को अछूत नहीं मानता है। बाकी राजनीतिक दलों की क्या सोच है। और दूसरी समस्या जो है, जो पत्रकार पहले बीजेपी कवर करना प्रारंभ करते हैं और बाद में संघ से उनका परिचय आता है, तो उनके लिए ये समस्या रहती है कि वो हर चीज को एक राजनीतिक आईने से देखना चाहते हैं। परंतु संघ को लेकर के मुझे लगता है कि हम बार बार हम ये बात रिपीट करते हैं। आशुतोष जी से व्यक्तिगत बातचीत में मैं बहुत सम्मान भी करता हूं, मैंने उनको एक आध बार कहा भी है कि आप संघ के भीतर आइए, संघ को समझना है तो संघ समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो आप छोड़कर जाइए। आने का पैसा नहीं लगता, जाने की पेनल्टी नहीं लगती। परंतु आप संघ को भाजपा के चश्मे से समझने का प्रयास मत कीजिए, आप संघ को संघ के चश्मे से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 2 लाइन में जल्दी से आशुतोष जी, 2 लाइन में। देखिए राजीव तुली जी जो बात कह रहे हो, जाहिर सी बात है कि वो संघ को डिफेंड करेंगे, ये उनका काम है, मुझे उसमें किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना पिछले दिनों हुई है जिसकी रिपोर्टिंग अखबारों में नहीं हुई है और जिसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी। वो ये कि 4 जून को जो नतीजे आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक नहीं हुई। अब कायदे से भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक होनी चाहिए। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी को भी उस दल का नेता चुना जाना चाहिए। सीधे एनडीए की बैठक हुई और वो एनडीए की बैठक में भी तमाम वो लोग थे जो सांसद सदस्य नहीं थे। ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था कि अगर संसदीय दल की बैठक होती तो उसमें जरूर कुछ लोग खड़े होकर कुछ बातें करते। मुझे लगता है कि यह फ्लैश पॉइंट है और इस फ्लैश पॉइंट से आरएसएस अपनी जमीन को रिक्लेम करना चाहता है, अपनी जमीन को रिट्रीव करना चाहता है। एक अलग ही मुद्दा लेकर आए आशुतोष जी, नरेंद्र मोदी को दिया। जब उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था तो किसी को किंतु परंतु की कोई गुंजाइश थी क्या? जब मोदी के नाम पर चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। ठीक है, आशुतोष जी ने महत्वपूर्ण बात की है, बीजेपी का कोई, मुझे लग रहा है इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। विशाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चित्रा जी, मैंने जो बात अभी कही ना, मानना पड़ेगा ना, मैंने जो बात अभी कही, आशुतोष जी उस बात की तकसीद ही कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यही कहा कि बहुत सारे पत्रकार जो है वो बीजेपी के चश्मे से संघ को देखने का प्रयास करते हैं। तो बीजेपी अगर अपनी जगह छोड़ेगी तो संघ उसको क्लेम कैसे करेगा? संघ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है भैया जी। राजीव जी जो संघ है वो पॉलिटिकल। ठीक है, अब मैं इस पर नहीं जाऊंगी वरना चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी कि संघ बीजेपी को सपोर्ट करता है, नहीं करता है, क्या करता है, ये सभी को पता है, उस पर नहीं जाते हुए विशाल मिश्रा जी और कंचन जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक भी दोनों की टिप्पणी नहीं हो पाई है। पहले विशाल मिश्रा जी की एक टिप्पणी ले लेती हूँ, कंचन जी उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। विशाल मिश्रा जी, यहाँ पर संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं हुई है? आशुतोष जी ने ये सवाल उठाए हैं और आरएसएस को लेकर, आरएसएस की ओर से ये जो नसीहत दी जा रही है तो ये तो बीजेपी के लिए ही इसमें सीधा संदेश है ना विशाल जी, वो क्यों देने जाएंगे कांग्रेस पार्टी को नसीहत? चित्रा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप में एक अन्योन्य अलंकार है। अन्योन्य अलंकार जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब होता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी संगठन, कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जिसका उससे तुलना किया जा सके। और उसके लिए एक श्लोक है, गगना गगनाकारम सागरा समारोपमा। जैसे गगन की तुलना केवल गगन से की जा सकती है चित्रा जी, वैसे और सागर की तुलना सागर से, वैसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की जा सकती है। ये बात वो लोग नहीं समझेंगे जो संघ को जानते नहीं है और अपनी, ठीक है, स्वतंत्र है टिप्पणी करने के लिए, लेकिन सही बात अभी आदरणीय राजीव तुली जी ने कहा कि आइए तो कम से कम जान लीजिए, तब टिप्पणी सुन लीजिए। अरे सुनेंगे। कंचन जी भी आधे घंटे से जुड़े हुए हैं। अनुराग जी प्लीज, आपसे गुजारिश है, अच्छा नहीं लगता है, दोनों की बात हो जाए, दोनों की बात हो जाए प्लीज। अगर बोल दिया कि प्लीज अनुराग जी, तो कंचन यादव जी का समय भी आप लेकर चले जाएंगे, दोनों को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। अनुराग को ऑडियो डाउन कर दिया जाए। विशाल जी अपनी बात कीजिए, कंचन जी आ रही हूँ आपके पास। अब देखिए, मैं अनुराग जी को कहना चाहूंगा, मान्यवर सम्मानित प्रवक्ता, आप परम पूजनीय सर संचालक जी के स्टेटमेंट को अपने चश्मे से तो देख रहे हैं। तो उसी में उन्होंने कहा ना कि इस चुनाव में जो है अनर्गल झूठ बोला गया, दुष्प्रचार किया गया, तकनीक का झूठ इस्तेमाल किया गया। आप कह दीजिए कि आप झूठ नहीं बोले कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल जाएगा, बोलिए सच है या गलत।
तो मैं माननीय अनुराग भदौरिया जी से यही कह रहा था कि आपने परम पूजनीय संचालक जी को उस बात को तो पकड़ लिया, लेकिन जो उन्होंने जो है करणीय तत्व बताया है कि किस प्रकार से ये मतलब जो हुआ है कि दुष्प्रचार किया गया, तकनीक का इस्तेमाल किया गया, झूठ बोला गया, क्या ये उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? किस तरीके से आपने झूठ बोला कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण हटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और तमाम अनर्गल गारंटी कार्ड ये वो। तो अगर आपको मानना है, आज बहुत आपको उस बात में जो है बड़ी अच्छाई लग रही है, तो पूरी बात को तो मानिए ना। आप केवल एक बात को अपने चश्मे से उठा के जो है देख के बात करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं ये कह रहे थे कि अभी जनता ने नकार दिया है, तो बताइए ना, चित्रा जी ने 3 बार पूछा था। अरे हाँ नहीं तो हाँ तो बिल्कुल 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 जो भी सामाजिक जो देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो जो भी तत्व मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने में आड़े आएंगे उसकी बात की जाएगी। नहीं तो मणिपुर की बात उन्होंने कही तो क्या, नहीं तो आप वही तो बताइए, उसमें आपको क्या गलत दिख रहा है? अगर उन्होंने कहा कि गन कल्चर समाप्त हो गया था, अगर उन्होंने कहा गन कल्चर समाप्त हो गया था, दोबारा आया, कहां से आया, किसने भड़काया? तो नहीं, अरे पहले आप सीखिए, आप परम पूजनीय सर संचालक जी की बातों को करणीय जो है व्यवहार में लाइए, झूठ बोलना बंद करिए, दुष्प्रचार करना बंद करिए और राष्ट्र के लिए खड़े होइए, और राष्ट्र के लिए खड़े होइए। नहीं आप कह रहे जनता ने नकार दिया, आप कह रहे जनता ने नकार दिया, नहीं आप कह रहे जनता ने नकार दिया। अरे नहीं आप, अरे झूठ का सहारा आपने लिया, आपने झूठ बोला कि संविधान बदल जाएगा, आपने झूठ बोला कि आरक्षण खतरे में है, आपने झूठ गारंटी कार्ड मांगा। उन माताओं बहनों को आप पैसा देंगे, उन माताओं बहनों को आप पैसा देंगे जिनको आपने गारंटी कार्ड बांटा है? झूठ की राजनीति करते हैं, एकमात्र झूठ की राजनीति, झूठे बोलना, झूठे चबाना, झूठे खाना। अरे विकृत मानसिकता से बाहर आइए, सुनिए। और जनता जनार्दन ने आपको एक रचनात्मक प्रतिपक्ष विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने का मौका दिया। आप दोनों लोगों की बात हो गई, ठीक है, एक एक करके। कंचन यादव जी सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है सर, हो गई, आप लोगों की बात हो गई। कंचन यादव जी, लेकिन यहाँ पर अगर मोहन भागवत की बातों को विपक्षी दलों की ओर से इतना तवज्जो दिया जा रहा है, उनकी ओर से यह भी कहा गया कि एक खास वर्ग की ओर से झूठ फैलाया गया, तमाम मुद्दों पर झूठा प्रचार किया गया, तकनीकी का दुरुपयोग किया गया और सीधा निशाना विपक्षी दलों पर ही है, तो उन्होंने आप लोगों के लिए भी नसीहत छोड़ी है जो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। कंचन यादव जी, देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर बीजेपी आरएसएस के 2 धड़े हो या 50 धड़े हो, हम उनके शुभचिंतक नहीं हैं। और दूसरी बात बहुत साफ साफ है कि बीजेपी हो और आरएसएस हो, दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों से जनता का विश्वास उठा है। और उस क्रेडिबिलिटी को, उस विश्वास को फिर से हासिल करने के लिए आरएसएस जो है सारा ठिकरा मोदी जी पर फोड़कर खुद को बचाना चाह रही है, अपने क्रेडिबिलिटी को वापस ले आना चाह रही है। आखिर में क्यों नहीं बोलते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी? जब सत्ता हाथ से जाती है, जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, तभी ये लोग बाहर निकलते हैं, तभी ये लोग अहंकारी दिखते हैं, तभी इन लोग को लगता है कि प्रतिपक्ष होता है। लेकिन तब प्रतिपक्ष इनको नहीं दिखता जब संसद से 155 लगभग 150 सांसदों के, प्रतिपक्ष के सांसदों को निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। और यहाँ पर मणिपुर तो ये भूल ही गए, मणिपुर के भी बारे में कुछ बोले थे, लेकिन कहाँ थे 1.5 साल तक संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, जो आकर बोले कि मणिपुर जल रहा है और सरकार में तुम लोग हो, वहां पर जाओ। जब तक आपको पूरी सुख सुविधा, धन बल सब कुछ मिलता रहेगा तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी सरकार कमजोर होगी या सरकार आपकी जाएगी तो आप भी बोलने चले आते हो। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि दोनों अलग नहीं है, क्योंकि यही मोहन भागवत जी हैं जो 2015 में बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार जाकर कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। एमजी वैद्य जी हो, वो ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं, जो आरएसएस का मुखपत्र है उसमें लिखते हैं कि जो आरक्षण है उसको अब खत्म कर देना चाहिए, दलित को कुछ समय तक देना चाहिए, उसके बाद खत्म कर देना चाहिए। तो चाहे आइडियोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, आप दोनों लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं हो। और जो ये अलग दिखाने का जो नाटक चल रहा है, दरअसल ये नाटक सिर्फ इसलिए है ताकि आप अपनी जो गिरी हुई, जो चली गई क्रेडिबिलिटी है जनता के पीछे, उसको वापस पालो। और एक व्यक्ति पर, नरेंद्र मोदी हो चाहे जो भी हो, मैं उनसे कोई सिंपैथी नहीं, उन पर लाद कर और अपना ऑर्गेनाइजेशन आप बचा लो। तो इसलिए आप मत कहिए, जब महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ रहे थे नरेंद्र मोदी जी, ईडी सीबीआई का भरसक उपयोग कर रहे थे हर जगह, तब कहां थे मोहन भागवत जी? तब मोहन भागवत जी क्यों नहीं आए कि जो प्रतिपक्ष के नेता होते हैं उन पर ईडी सीबीआई लाद कर, उनका लगा कर, आईटी जो भेजकर आपको अपने में शामिल मत करो। तब कहां थे जब आपने 100 से ज्यादा टिकट बीजेपी ने उन नेताओं को दिए जो दूसरे पार्टियों से लाकर दिए? तो इसलिए ज्यादा यहाँ पर दिखावापन करने की जरूरत नहीं। हकीकत यह है कि चाहे संघ हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो हो, सब के सब एक ही सिक्के के 2 पहलू
विपक्ष का स्पेस लेने की कोशिश कर रहा है। इसकी जरूरत उन्हें करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष बहुत मजबूत हो चुका है। जो पॉइंट, जो बातें, जनता के मुद्दे हम उठा सकते हैं, हम उठा रहे हैं और हम उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर इनके तो देखिए, चित्त भी पट्टीनी का और पट भी इन्हीं का, ये दोनों लेना चाहते हैं कि एक तो गलती करेगा लेकिन दूसरा कहेगा नहीं 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 नहीं, ये गलत हो रहा है। और जनता का जो खोया हुआ विश्वास है उसको फिर से पाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से। इसके अलावा कुछ नहीं, ये माह एक दिखावा है। चाहे 50 इसमें खंड हो जाए बीजेपी आरएसएस में, लेकिन दोनों एक ही हैं। जी बोले विशाल मिश्रा जी, एक साथ उन्होंने कई आरोप लगा दिए हैं। फिर अनुराग जी, उसके बाद में आ रही हूं आपके पास। सारे आरोपों का मैंने पहली लाइन में उत्तर दे दिया था कि जो है संघ को समझ पाना आसान नहीं है। तो ये लोग कुछ भी बोलेंगे, अनर्गल टिप्पणी करेंगे। मैं यही तो कह रहा हूं कि परम पूजनीय सरसंघचालक जी की आप जिस बात को कोट कर रहे हैं, तो जो आगे उन्होंने कहा है कि दुष्प्रचार हुआ, फेक जो है बातें फैलाई गई, परम पूजनीय सरसंघचालक जी का एक ऑडियो क्लिप नहीं चलाया गया था। तो वही तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं कि मान्यवर झूठ बोला कि नहीं बोला, तो अब कम से कम एक्सेप्ट कर लो कि नहीं बोलेंगे। परम पूज्य संचालक जी की बात को मान लीजिए, करनी है बता लीजिए। नहीं बताइए झूठ बोला कि नहीं बोला। बार बार चित्रा जी, पूरे चुनाव में झूठ बोला गया, पूरे चुनाव में झूठ बोला गया कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण ले लिया जाएगा। और अभी परम पूजनीय संचालक जी की जिस बिहार के बयान को लेकर कोट किया गया है, उस पे भी मिस नैरेटिव फैलाया गया, और अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि नहीं, संसदीय दल की बैठक नहीं हुई। अरे मान्यवर, प्री पोल अलायंस था, इतना तो राजनीति आप भी समझते हैं। प्री पोल अलायंस था, जब प्री पोल अलायंस था एनडीए का, तो एक साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई गई कि नहीं बुलाई गई? बाकायदा नाम प्रपोज हुआ, नाम से कैंडिडेट हुआ, लेकिन झूठ बोलना। चित्रा जी झूठ, चित्रा जी बाहर रहिए, क्या जवाब देंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कतें हो रही पूछ रही हूं अनुराग जी से, उनका जवाब सुन लेते हैं। ठीक है, आप कह रहे हो कि आरएसएस को, अब चित्रा जी चुप कराइए। चित्रा जी, आरएसएस को मैं एक बार बोल लूं, एक बार, आरएसएस बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आरएसएस को पहचान आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। क्योंकि मैंने पहले अपने वक्तव्य में बोला, आरएसएस चूंकि ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार गई है, हम उसको हारने से नहीं बचा पाए, तो सेफ साइड खड़ा होना चाहती है। अरे जनता ने हराया है भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस तो जिताना ही चाहती थी। आरएसएस तो कभी नहीं बोली, जब पहलवान महिलाओं के साथ अत्याचार हो गया था आरएसएस कहां थी? पहलवान महिलाओं को घसीटा जा रहा था, आरएसएस कहां थी? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हो रहा था, हाथरस कहां थी? किसानों के ऊपर अन्याय हुआ, किसानों की मौतें हुई, हाथरस नहीं, तब आरएसएस कहां थी? आरएसएस कहां थी जब बेरोजगार लोग आत्महत्या कर रहे थे? आरएसएस कहां थी जब छात्रों का पर्चा लीक हो रहा था? आज आरएसएस इसलिए आ रही है विपक्ष के साथ खड़ी होने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि जनता विपक्ष के साथ खड़ी है, इसलिए जनता के साथ खड़ा होना दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखाओगे तो एकदम साफ हो जाओगे। इसलिए वो बीजेपी को बचाना चाहती है, और ये दिखा के बचाना चाहती है हम जनता के साथ खड़े हो गए, आके हम जनता के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अरे जनता जब परेशान थी, महंगाई बेरोजगारी से जूझ रही थी, तब आरएसएस नहीं आया। जब अत्याचार हो रहा था महिलाओं पे, आरएसएस नहीं आया। आज जनता ने हराया है भारतीय जनता पार्टी को, जनता ने सत्ता से उतारने की कोशिश की है। जनता आज भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी हार गई तो देश का प्रधानमंत्री कौन बना है? अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी हार गई, आपकी बात मैं मान लेती हूँ, कौन बना है देश का प्रधानमंत्री?